हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड टोल्ड। आज हम लोग फिजिकल साइंस में चैप्टर बी बिहेवियर ऑफ गैस स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 22 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन Celsius scale of temperature and absolute scale of temperature। ओके, मुझे सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के सेल्सियस स्केल और एब्सोलूट स्केल में रिलेशन चाहिए। पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कितने तरह का स्केल होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर को हम कितने तरह से मेजर कर सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या होता है। ओके, तो टेम्परेचर को हम लोग तीन तरह से मेजर करते हैं, तीन डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं। ओके, एक होता है सेल्सियस। ओके, एक होता है केल्विन और एक होता है फारेनहाइट। फारेनहाइट। ओके, टेम्परेचर को हम लोग तीन यूनिट में मेजर करते हैं, एक सेल्सियस में, एक केल्विन में और एक फारेनहाइट में। तो फारेनहाइट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ रिलेशन पूछ रहा है कि सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन। ओके, ठीक है। सेल्सियस स्केल को जो है वो, अगर सेल्सियस स्केल में देखिएगा तो जो इसका इनिशियल वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है और नेगेटिव टेम्परेचर भी होता है -1 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से आपका -100 डिग्री सेल्सियस तक सेल्सियस स्केल में इसका नेगेटिव रेंज होता है। और पॉजिटिव अगर रेंज देखते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इस स्केल में दिखाया जाता है। उसी तरह से केल्विन स्केल में होता है। ठीक है, केल्विन स्केल में जो होता है वो, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद निगेटिव हो रहा है -1 केल्विन। ठीक है, निगेटिव हम एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, और -2 केल्विन। ओके, और पॉजिटिव देखिए तो 1 केल्विन, 2 केल्विन, इस तरह से पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब वो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है, उस स्केल में। ओके, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पर 273 यहाँ 0 केल्विन है और 273 केल्विन भी होगा। ओके, 273 केल्विन भी होगा। तो इस तरह से हम लोग उसको, ये टेम्परेचर को मार्क कर सकते हैं। तो ये केल्विन स्केल का मार्क हो गया। ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं। और ये सेल्सियस स्केल का मार्क हो गया। ओके, अब रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई टेम्परेचर है, ठीक है। अगर कोई टेम्परेचर आप दो तरह के स्केल से मेजर कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि आप सेल्सियस स्केल में किसी टेम्परेचर को आपने मेजर किया, ओके, और उसी टेम्परेचर को मान लीजिए कि आपने फिर जाकर केल्विन स्केल से मेजर किया। अगर मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में दिखा रहा, वही टेम्परेचर अगर आप केल्विन स्केल में मेजर करेंगे तो आपको 273 केल्विन दिखाएगा। ओके, अगर 1 डिग्री मेजर किए सेल्सियस, कोई टेम्परेचर वो सेल्सियस स्केल में आपको 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा, तो केल्विन स्केल में आपको 274 डिग्री 4 केल्विन दिखाएगा।
ओके, उसी तरह से 2 डिग्री जब सेल्सियस होगा तो आपको 275 केल्विन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि इसमें हम लोग छोटा इस सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और केल्विन स्केल के टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो क्या रहा है कि जो केल्विन स्केल है उसमें हम देख रहे हैं कि सेल्सियस से 273 जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है। जहाँ पे सेल्सियस में 0 है वहाँ पर केल्विन में 273 है, जहाँ पर सेल्सियस में 1 है वहाँ पर केल्विन में 274 है। ठीक है, तो सेल्सियस में केल्विन जो है वो सेल्सियस से 270 ज़्यादा है। तो हम कैपिटल टी का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी अगर स्मॉल टी के वैल्यू के साथ 273 ऐड कर देंगे तो मुझे कैपिटल टी का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कैपिटल स्मॉल टी का वैल्यू अगर -273 डिग्री सेल्सियस है माइनस में, तो कैपिटल में कितना हो? ओके, तो कैपिटल में फॉर्मूला क्या है? टी प्लस 273 और हम इसको अब यूनिट चेंज हो जाएगा तो यूनिट जो होगा वो केल्विन होगा। टी स्मॉल टी का वैल्यू पुट करते हैं 273 प्लस 273, अब ये कैंसिल होता मेरा आएगा 0 केल्विन। ओके, तो जहां पर -273 डिग्री सेल्सियस है तो वही टेम्परेचर केल्विन स्केल में 0 केल्विन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273। ओके, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, कैपिटल टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है या फिर केल्विन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं व्हाट इज एन आइडियल गैस। ओके, देखिए आइडियल गैस वो होता है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा गैस नहीं है जो आइडियल गैस होगा। ठीक है, यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट माना गया है कि गैस इस तरह से बिहेव करेगा, बॉयल्स लॉ जैसे ने जैसा कहा उस तरह से बिहेव करेगा, चार्ल्स लॉ ने जैसा कहा उस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, और एवोगैड्रो ने जैसा कहा उस तरह से बिहेव करेगा। ओके ओके, देखिए पहले तो व्हाट इज द आइडियल गैस। ओके, तो ये डिफिनेशन है कि आइडियल गैस वो होगा जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करेगा। ओके, कहना क्या चाहता, देखिए अगर लॉ है तो सबसे पहले जो मेरा लॉ है वो बॉयल्स लॉ। ओके, फिर सेकंड चार्ल्स लॉ, एंड थर्ड एवोगैड्रो लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर, ठीक है, अगर मान लीजिए ये गैस है, ठीक है, अगर ये गैस है, अगर हम इसके कंटेनर में गैस है जिसको हम प्रेशर, जिसमें हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और जो सस्प्रेस हो सकता है, जो दब सकता है, अगर ये दब रहा है तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ कह रहा है कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या फिर हम प्रेशर फिर धीरे धीरे कम करेंगे। ठीक है, प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है, प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, तो डेट मीन्स बॉयल्स लॉ कह रहा है कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V, P इज इक्वल टू K/V, कांस्टेंट आएगा, और P भी V, चलिए V का वैल्यू निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू K/V। ओके,
सिमिलरली चार्ल्स लॉ कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस में, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट है वो भी लिख देते हैं। बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, गैस का मास फिक्स रहेगा, मास कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल फिक्स है, मतलब जितना मोल गैस है उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये तीन चीज बॉयल्स लॉ में फिक्स है। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर किसी गैस का हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे या तो वॉल्यूम जो है वो 1/273 पार्ट से बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 पार्ट से, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से जो मेरा फाइनल वॉल्यूम गैस का होगा वो होगा V0 मीन्स इनिशियल वॉल्यूम, प्लस अगर इंक्रीज हो रहा टेम्परेचर V0 इंटू टी बाई स्मॉल टी बाई 273। ओके, तो V फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू V0 आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस टी बाई 273। ओके, तो आपको मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए, आपको सब प्रैक्टिस हो जाएगा। V0 एलसीएम लेके मुझे क्या मिलेगा 273 प्लस स्मॉल टी बाई 273। अब यहाँ पे हम लोग अभी रिलेशन पढ़े हैं कि अगर स्मॉल टी के साथ 273 ऐड करते हैं तो एक कैपिटल टी का वैल्यू आता है बाई 273। ओके, हम लोग वेरिएशन पढ़ चुके हैं कि V0 जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है और 273 भी हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो ये V/0/273 V/0 इज इक्वल टू V/273 एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट वैल्यू देता है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V proportion to, that means Vf means फाइनल वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ओके, दैट इंप्लाइज V इज इक्वल टू KT, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, और इस बॉयस लॉ को लिख लीजिए इक्वेशन नंबर। सिमिलरली एवोगैड्रो क्या कहना चाह रहा है? एवोगैड्रो कहना चाह रहा है कि किसी गैस में, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर सब कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल क्या है? आर कांस्टेंट, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट है। अब एवोगैड्रो लॉ को डिस्कस करते हैं। एवोगैड्रो लॉ क्या कहना चाह रहा है? एवोगैड्रो लॉ कहना चाह रहा है कि इसमें मान लीजिए, चलिए लिख लीजिए, प्रेशर, टेम्परेचर और मास आर कांस्टेंट, ठीक है। गैस को चार चीजों पे, चार क्वांटिटी पे काम किया गया। गैस जो इस चैप्टर है इसको चार क्वांटिटी पर लेकर काम किया गया, प्रेशर, मास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ में ये तीन कांस्टेंट है। हर लॉ में तीन तीन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बॉयस लॉ में क्या है? प्रेशर, सॉरी, एक और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम। तो जब कोई दो को लेकर काम किया गया है, पांच में से A1 2 3 4 5, हाँ, पांच में से जिन दो को लेकर काम किया गया है उसके अलावा तीन तीन कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो बॉयस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर काम किया गया है, तो मास, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स में, ठीक है, पेन चेंज करके समझाता हूं। चार्ल्स में टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेकर काम किया गया है, तो प्रेशर, मास और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा। एवोगैड्रो लॉ में एन और भी को लेकर काम किया गया है, इसलिए प्रेशर, टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस आर कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो आपको ये पांच क्वांटिटी पे ही ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर का थ्योरी इसी पांच वैल्यू पर टिका हुआ। ओके, तो एवोगैड्रो कहना चाह रहा है कि किसी भी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट है
ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो उस गैस का अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हम कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज करते हैं तो देख रहे हैं, देखा जा रहा है कि गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, तो एवोगैड्रो कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम जो प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वो एन के होगा। दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू एन के। जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो मेरा कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है। दैट मीन जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। जीरो जब हो जाएगा तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए के का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो हम इसको एक थर्ड नंबर लिख देते हैं। यहां से आइडियल गैस इक्वेशन भी ड्राइव हो रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन वन बी इज इक्वल टू के पी, ओके, और इक्वेशन टू बी इज इक्वल टू के टी, ठीक है, एंड इक्वेशन थ्री v इज इक्वल टू एन के। अब तीनों इक्वेशन को हम मिला लेते हैं। अगर कांस्टेंट जो है वो अगर k1 k2 k3 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग लॉ का अलग अलग कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं, v इज इक्वल टू मेरा आएगा k1 बाई पी इंटू, सेकेंड इक्वेशन में v का वैल्यू, सबको अगर हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, हम प्रपोर्शन को कंबाइन कर सकते हैं, तो v इक्वल टू k1p, फिर अगेन v डिपेंड कर रहा है k2t एंड v इज इक्वल टू n k3। ओके, तो v इक्वल टू k1 k2 k3 सब कांस्टेंट को एक जगह रखते हैं, बाई p इंटू n इंटू कैपिटल T। तो v इज इक्वल टू, और k1 k2 k3 को एक न्यू कांस्टेंट लिख देते हैं, इज इक्वल टू एन टी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस न्यू कांस्टेंट को, अच्छा नाम चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं p को, पी भी इज इक्वल टू के एन टी। दैट इंप्लाइज, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इंप्लाइज पी भी इक्वल टू के को हम लिखते हैं आर। ओके, तो एन आर टी, ये जो के है उसी को हम लोग आर लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, जिसमें आर मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो जो गैस इस तीनों लॉ को फॉलो करेगा, दैट मीन्स इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस कहेंगे, और इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ओके ना, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंट देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि इट इज ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इन रियलिटी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैस। ऐसा आइडियल गैस होता ही नहीं कि जो इस तीनों लॉ को फॉलो करे। आप किसी गैस का प्रेशर कम करके वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाकर गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स कर बढ़ाकर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ऐसा होता नहीं है गैस में। ओके, मगर एक कंडीशन में ऐसा रियल गैस में नहीं होता है, ठीक है। आइडियल गैस तो है नहीं ऐसा, और रियल गैस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो रियल गैस भी कभी कभी इन तीनों लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन है, जब हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे, जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर कर देंगे, हाई टेम्परेचर कर देंगे, और प्रेशर को एकदम कम कर देंगे, मतलब गैस पे कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है। तो गैस पे जब प्रेशर नहीं लगेगा और टेम्परेचर को हम हाई कर देंगे, तो वो पूरी तरह से क्या होगा, इस आइडियल गैस बन जाएगा, ठीक है, और वो इस तीनों लॉ को फॉलो करेगा। ओके, तो ये कंडीशन पूछता है कि विच कंडीशन आइडियल गैस फॉलो द रियल गैस फॉलो द आइडियल गैस रूल, और फिर मेक अ आइडियल गैस। तो कंडीशन इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके, समझ में आया। ओके, अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव नहीं करूंगा, अगर आएगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं यहाँ पर ड्राइव कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
तो इसी आइडियल गैस इक्वेशन में जो आर होता है उसी को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। दैट मीन्स कि गैस का नेचर जो है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गैस भारी हो हल्का हो तो आर का वैल्यू जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। आर जो है वो इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, मतलब आर जो है वो हर बार सेम रहेगा, सभी गैसों के लिए आर जो है वो सेम रहेगा। In equation PV equal to nRT, R is called as universal gas constant. Okay, it is independent of nature of the gas, surrounding medium of the gas, and the other physical quantity like pressure, temperature, and volume, etc. That means अगर उस कोई भी गैस का अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर ये सब अगर हम बढ़ाएंगे तो आर बार बार मुझे सेम ही मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलेगा। ओके, आर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक मेरा गैस है, ठीक है, कोई एक मेरा गैस है, अगर हम उसमें कोई एक मेरा आइडियल गैस है, इसलिए आइडियल गैस तो होता नहीं है, इसलिए हम किसी गैस को रियल गैस से कम आइडियल गैस को रियल गैस से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई गैस है ए या फिर एक्स। ओके, एक्स ले लेते हैं, मैथ्स में एक्स यूज होता है इसलिए हम लोग फिजिक्स में भी मान लेते हैं कोई गैस है एक्स। अब इस पे आप प्रेशर दीजिए। ठीक है, अभी मान लीजिए आर का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन है, और आप इसको अगर चेंज करते हैं तो एन आर टी कैपिटल टी इज इक्वल टू पी वी और आर इज इक्वल टू आएगा पी वी बाई एन टी। ओके, तो ये आपको मान लीजिए फर्स्ट केस में आर का वैल्यू मिला। दैट मीन्स जो प्रेशर आप अप्लाई किए थे, जो वॉल्यूम गैस का था, जो नंबर ऑफ मोल था, और जो टेम्परेचर आपने अप्लाई किया था, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई किए थे तो आपको मिला। अब सेकेंड केस में आप एक न्यू प्रेशर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ बनाते हैं। तो अगर न्यू प्रेशर दिए और गैस का कुछ वॉल्यूम मिला, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वॉल्यूम कुछ भी मिल सकता है, बड़ा हो सकता है, गैस नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर सकता है। बट यहाँ पर भी आप आर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा पी वी बाई एन टी और सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो इनिशियल कंडीशन में जो आया था, जो यहाँ पर जो वैल्यू आया था, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आया था, ये वैल्यू जो आया था कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर भी देखा गया सेम है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू आया था, उसको लिख देते हैं एक वैल्यू, जो वैल्यू आया था तो वही वैल्यू यहाँ पर आएगा, सेम वैल्यू। ओके, ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। दैट मीन्स आर डज नॉट डिपेंड, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर आर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स नेचर ऑफ द गैस। ओके, तो आर का वैल्यू होता है, आर का फिक्स वैल्यू होता है एक एसआई में, किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए आर का फिक्स वैल्यू होता है, वो होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आर का वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, और लीटर में भी होता है, वो होता है 0.8241। ओके, 8241, यस 8241 देखना पड़ेगा, बट या देख इसके पहले वाले में करवाए हूँ, थोड़ा सा वैल्यू मिस्टेक हो रहा है। 8241 ओके, लीटर एटम पर मोल पर केल्विन, वहां पे लीटर एटम पर मोल पर केल्विन हम लोग वहां पर लिखते हैं। ओके, तो ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू है आर का। ओके, समझ में आया कि आपको व्हाट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। ओके, व्हाट इज द ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, पहले यहां से डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी पे हम बताए थे कि टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री होगा और प्रेशर जो होगा वो 1 एटीएम होगा। 1 एटीएम का मतलब भी समझाए थे, 76 सेंटीमीटर
ऑफ Hg। अगर मरकरी सी लेवल पर 76 सेंटीमीटर हाइट अगर ऊपर की तरफ मरकरी का हाइट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड 1 atm। ओके, नाउ अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि डिफाइंड ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम क्या होता है। मान लीजिए कोई गैस है, ओके, कोई कंटेनर में गैस है, ओके, और आपने उसका किसी भी गैस का 1 मोल लिया, ठीक है, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मेजर करने के लिए। 1 मोल में 1 मोल का मतलब होता है आपका, अगर हम देखें तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। अगर हम लीटर में देखें, अगर आपको बोला कि 1 मोल लेकर आओ लीटर में, तो आप 22.4 लीटर लेकर आएंगे, कोई भी क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अगर बोला कि आप पार्टिकल्स लेके आओ, तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स लेकर आएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कोई गैस का नाम नहीं बोला है, ठीक है, अगर हम बोल देंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रियल गैस का एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं कि 1 मोल क्या होता है। देखिए, अगर आपको कहा कि 1 मोल, चलिए ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस लेकर, ठीक है। अब पूछेंगे आपके 1 मोल हाइड्रोजन गैस लीटर में चाहिए, तो बोलेगा हाँ लीटर में चाहिए। तो आप 22.4 लीटर आप हाइड्रोजन गैस ला करते हो, ठीक है, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस ला कर दोगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। फिर कहेगा कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेकर आओ, तो बोलेगा किसमें लेकर आए, तो गैस क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, तो बोलेगा मॉलिक्यूल्स में लेकर आओ, ठीक है। तो आपको ग्राम में लेकर आओ, ठीक है, ग्राम वेट में लेकर आओ, तो आप इसको 2 ग्राम लोगे, ठीक है। 1 मोल में 2 ग्राम होगा, वो मोलिकुलर वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी 1 मोल के बराबर है, ठीक है। अगर कहा कि नंबर ऑफ मोल्स में लेकर आओ, ठीक है, तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस में, जी यहाँ पे गैस है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोल्स में लेकर आओ, तो आप 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मोल्स लेकर आओगे, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लेकर आओ, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल्स होता है, तो फिर आप 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स लेकर आओगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? मोल्स का मतलब इतना, सॉरी ये मोल्स नहीं हटाता, ये मॉलिक्यूल्स कर देता हूँ, ये कट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मोल को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अगर लीटर में बोल रहे हैं 1 मोल को, तो आप किसी भी सब्सटेंस को 22.4 लीटर ला कर दे दीजिए, तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा। अगर मोलिकुलर वेट में बोल रहे हैं, तो आप उसका मोलिकुलर वेट फाइंड कीजिए, उतना ला कर दे दीजिए, तो वो भी वो 1 मोल हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बोल रहा है, ठीक है, गैस क्या है, गैस क्या होता है, एक मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, एटम के रूप में नहीं होता, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। मैंने एक रियल गैस का एग्जांपल लिया हूं जिससे आपको समझ में आए। तो आप इतना मॉलिक्यूल्स ला कर दे दो, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ला कर दे दो, तो वो उसका 1 मोल्स कहलाए, ओके। तो इसी तरह से 1 मोल का ग्राम मोलिकुलर डिफाइन करना है, तो अगर 1 मोल का जो जितना वॉल्यूम होगा उसको हम ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम कहते हैं, ओके। तो ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाई द 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल में, ठीक है, दैट मीन्स 1 मोल में जितना वॉल्यूम पाया जाएगा किसी भी गैस का, उसको हम ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर, ओके। इसका वैल्यू होगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसमें हम 1 मोल लाए हैं, दैट मीन्स इसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। इसी को हम कहेंगे ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, क्लियर। 1 मोल में जितना वॉल्यूम होता है उसको ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम कहते हैं, क्लियर। और मोल को हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर सकते हैं।
नाउ व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर? नंबर ऑफ पार्टिकल, अब किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आयन एटम इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023, यहाँ पे 3 देते हैं, इंटू 10 का पावर इसको 23 कर दीजिए, ठीक है, इतना, ठीक है। बोला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मोल में जितना भी पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, आयंस हो, एटम हो, उसको हम 1 मोल कहते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं ना, समझते हैं, रुकिए देखिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। मान लीजिए कोई एटम ले लीजिए, ठीक है, अगर एटम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, ठीक है। अगर हम 1 मोल पार्टिकल्स का बात करें, तो अगर आप 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं, तो उसका 1 मोल कहते हैं। तो मतलब 1 मोल में जितना भी मॉलिक्यूल हो जाए, जितना भी आयन हो जाए, जितना भी एटम हो जाए, जितना भी इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसमें जब हम काउंट करेंगे तो उस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहेंगे, और बार बार उसका वैल्यू सेम रहा, ठीक है, उसका जो नंबर रहा वो सेम रहा, तो उस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर बिकॉज इट इज सेम इन 1 मोल, ठीक है। 1 मोल में क्या होता है, सेम होता है। ओके, नाउ एवोगैड्रो नंबर अलग है, इसको रिप्लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, एक सेकेंड इसको समझते हैं। ओके, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ, it states that for a given value of pressure and temperature, equal volume of different gases contains same number of molecules, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं क्या कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट गैस ले लीजिए, चलिए हम एक रियल गैस का एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन का गैस लिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिया, अब मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन गैस लिया, ठीक है, मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन गैस लिया, ठीक है, ओके ओके, ये नाइट्रोजन गैस। नाउ इट इज स्टेटेड दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर, सबका प्रेशर सेम है, एंड टेम्परेचर सबका सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इक्वल है, और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का प्रेशर सेम है, ठीक है, इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम है, मतलब जितना यहाँ पर प्रेशर है, जितना यहाँ पे वॉल्यूम है, जितना यहाँ पे टेम्परेचर है, सेम है, सिर्फ गैस डिफरेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, सब सेम है। तो क्या है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब जाकर देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो तब जाकर देख रहे हैं कि इस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स अगर काउंट कर रहे हैं, गैस डिफरेंट डिफरेंट क्यों ना हो, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सब सेम है, ठीक है, सब क्या है, सेम है। ओके, समझ में आया? आप कोई भी गैस ले लीजिए, उसका प्रेशर सेम रखिए, वॉल्यूम का अमाउंट सेम रखिए और टेम्परेचर सेम रखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। ओके, इसको और अच्छा से समझते हैं। चलिए, इसमें मान लीजिए कि 1 मोल आपका हाइड्रोजन है, ओके, इसमें भी 1 मोल हाइड्रोजन है, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन है, और इसमें 1 मोल नाइट्रोजन है। दैट मीन्स मोल सबका सेम है, मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। ओके, तो पता चला कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है सबके अंदर बराबर है, और काउंट किया गया, ठीक है, काउंट किया गया तो सबके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ओके, 10 का पावर 23 के इक्वल आया। ओके, तो एक मोल में हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंट करके बता दिए। अब मोल वॉल्यूम जितना ले, एक मोल ले, दो मोल ले, अगर सब में एक मोल लेना है तो सब में एक मोल लेंगे, सब में दो मोल लेना है तो सब में दो मोल लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, मोल को चेंज कर करके, और जितना भी चेंज करें और जितना आएगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, जब मोल चेंज हो जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो जाएगा। तो मगर देखा जाएगा कि सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेगा। ओके, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। ओके, ये एवोगैड्रो लॉ है या फिर हाइपोथेसिस भी है। ठीक है, हाइपोथेसिस भी है, ठीक है, अनुमान भी है। तो कभी कभी अब लॉ को हटाकर हाइपोथेसिस भी पूछ देता है, तो आपको यही आंसर देना। ठीक है, और ये नंबर है। ओके, नंबर पूछेगा तो आप आसानी से लिखोगे, और लॉ पूछेगा तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा। ओके, आप डायग्राम बनाकर भी समझा सकते हो। ओके, नाउ अच्छा ठीक है, आज वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहीं तक रखते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।